अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सपोज न्यूज़ में खुशामदीद। मैं आज अपने चैनल पर अपनी पहली वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। शुरू में आपको चैनल बनाने का मकसद और इसके पीछे जो वजह है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। हमारे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स की भरमार है। हमारा मुल्क किसी और चीज़ में खुद कफ़ील हो या ना हो, अलबत्ता सहाफ़ियों और एंकर्स में माशाल्लाह काफ़ी खुद कफ़ील है। ये एंकर साहबान शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अपने अपने चैनल पर अपना चूरन बेचते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर एंकर और हर चैनल अपने आप को नंबर 1 एंकर और नंबर 1 चैनल क्लेम करता है। रेटिंग के चक्कर में आम पाकिस्तानी को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि वो रिमोट पकड़कर बस यही सोचता रहता है कि अब किसकी सुने और किसकी ना सुने। ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी कि अल्लाह की पनाह। मिसाल के तौर पर आप घर से किसी ज़रूरी काम से निकल रहे हैं और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ के टिकर्स चलने शुरू हो जाते हैं और आप घबरा कर दिल ही दिल में दुआ करते रुक जाते हैं कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया है। जब ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है तो पता चलता है कि लाहौर के चिड़ियाघर में एक हिरन ने अपने बच्चे को जन्म दिया है और माँ और बच्चा अब खैरियत से हैं। ये सब सुनने के बाद उस वक्त हमारी जो हालत होती है वो हम सब जानते हैं और हमारे मुंह में जो भी आता है हम उस चैनल की खिदमत में ज़रूर पेश करते हैं। अब तो चैनल का नाम देखकर लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि ये चैनल किस सियासी पार्टी की कैंपेन चला रहा है। कोई खबर किसी सियासी पार्टी के हक में या मुखालफ चले तो लोग खबर की तस्दीक की बजाय ये जानना पसंद करते हैं कि ये खबर किस चैनल ने ब्रेक की है। तो व्यूअर्स, ये सब देखने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं आपको मुकम्मल तहकीक और गैर जानबदारी के साथ करंट पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पर पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ बताऊं। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपनी पहली वीडियो की तरफ आता हूं। मेरी आज की वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कॉमेडी प्रोग्राम्स के किंग जनाब आफ्ताब इकबाल साहब के मुतल्लक है। आफ्ताब इकबाल साहब पर मुझसे पहले लातदाद वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आज जो मैं आपको उनके मुतल्लक बताऊंगा वो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं किसी के मुतल्लक राय कायम करने से पहले गैर जानबदारी के साथ मुकम्मल तहकीक करता हूँ और फिर अपनी राय कायम करता हूँ। मैं आज आपको आफ्ताब साहब के काम और ज़िंदगी के मुतल्लक 10 दिलचस्प हक़ाइक़ बताऊँगा। पहले 5 हक़ाइक़ वो होंगे जिनकी वजह से आफ्ताब साहब मामूली रिपोर्टर जिसकी तनख्वाह सिर्फ 1200 थी, वहाँ से शुरू होकर अपना नया चैनल बनाने का कामयाब सफ़र तय किया। और 5 हक़ाइक़ वो होंगे जिनकी वजह से इन्हें अपना चैनल छोड़ना पड़ा और ये पुरानी तनख्वाह पर काम करने पर मजबूर हो गए। और वीडियो के आखिर में मैं आपको वो वाक़या सुनाऊंगा जब मैं आफ्ताब इकबाल साहब को मिलने इनके फार्म हाउस नुमा घर लाहौर गया। मैंने वहाँ क्या देखा और मेरे साथ क्या हुआ ये आपको वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊँगा। तो चलो पहले 5 हक़ाइक़ बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, आफ्ताब साहब में कीन ऑब्जर्वेशन और हिस्से मज़ाक ये 2 गॉड गिफ्टेड खूबियाँ हैं जिनमें इनका कोई सानी नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में वाहिद एंकर हैं जिन्होंने न्यूज़ जैसे संजीदा और बोरिंग प्रोग्राम्स में भी मज़ाक को इंट्रोड्यूस करवाया। खबरों पर अपने दिलचस्प तबसरों में मज़ाक का ऐसा तड़का लगाया कि अब कोई भी न्यूज़ चैनल कॉमेडी प्रोग्राम के बगैर मुकम्मल नहीं होता। बिलाशुबा हम आफ्ताब साहब को न्यूज़ चैनल्स पर कॉमेडी प्रोग्राम्स का ट्रेंड सेटर कह सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आफ्ताब साहब का अल्लाह पर तवक्कल बहुत पुख्ता है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन की खिदमत करके उनसे बहुत सी दुआएं ली हैं। उनकी वालदा तो बहुत पहले अल्लाह को प्यारी हो गई, मगर उनके वालिद माशाल्लाह अभी भी हयात हैं। आफ्ताब साहब हमेशा घर से निकलते वक्त उनसे मिलते हैं, प्यार करते हैं और दुआएं लेकर फिर निकलते हैं। अगर किसी भी शख्स का यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल हो और साथ वालिदैन की दुआएं भी हों तो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। उनकी कामयाबी में ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं और वो बला के मामला फ़हम भी हैं। मसलन एक दफ़ा उनसे एक प्रोग्राम में नादनिस्ता तौर पर एक मजहबी गुस्ताखी हो गई तो इन्होंने बगैर किसी तखीर के गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, क्योंकि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में मजहबी हसासियत को बखूबी समझते हैं। फैक्ट नंबर 3, ऐसे स्टेज आर्टिस्ट जो बिल्कुल अनपढ़ थे और थिएटर में फर्स्ट डायलॉग्स का आज़ादाना इस्तेमाल करते थे, उनको एजुकेट और ट्रेंड करके नेशनल टीवी पर बड़े महज़ब तरीके से बिठाकर ऐसी कॉमेडी करवाई कि आप घर में फैमिली के साथ बैठकर महजूज हो सकें।
وہ سٹیج آرٹسٹ جو کل تک تھیٹر میں گھنٹوں خوار ہو کر صرف چند ہزار کماتے تھے، اب آدھے گھنٹے کے پروگرام سے عزت کے ساتھ لاکھوں کما رہے ہیں۔ اس لیے ان سٹیج آرٹسٹ کو تاحیات آفتاب صاحب کا احسان مند رہنا چاہیے۔ فیکٹ نمبر 4، یہ کمال صرف آفتاب صاحب کو ہی حاصل ہے کہ انہوں نے سٹیج آرٹسٹ کو بڑی جدوجہد کے بعد اس قابل بنایا کہ وہ اب ہر بڑے چینل پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ آفتاب صاحب جس گرپ اور کنٹرول کے ساتھ ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، کوئی دوسرا اینکر ابھی تک نہیں کر سکا، وگرنہ آپ سوچیں اگر ان کی جگہ یہ پروگرام کامران خان یا حامد میر صاحب کرتے تو ان کی کیا حالت ہوتی۔ آفتاب صاحب کے پاس مختلف علوم کا ذخیرہ ہے، ان کو موسیقی، فلمز اور ناولوں سے خاص لگاؤ ہے اور پاکستانی سیاسی تاریخ پر مکمل عبور حاصل ہے۔ ان سب چیزوں کو مزاح میں رنگ کر انتہائی آسان الفاظ میں اپنے ناظرین تک پہنچایا ہے اور شہرت کی منازل طے کی ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، آفتاب اقبال صاحب کی جدید ٹیکنالوجی پر گہری نظر ہے اور وہ مستقبل میں جدید ٹیکنالوجی کی افادیت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے وہ واحد اینکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ڈیجیٹل میڈیا پر آنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دی کہ اگلا دور ڈیجیٹل میڈیا کا ہے۔ لوگوں کے پاس مستقبل میں اتنا وقت اور صبر نہیں ہوگا کہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر پروگرامز کا انتظار کریں۔ انٹرنیٹ اور موبائل نے یہ کام بہت آسان کر دیا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پر آنے سے انہیں بہت سا مالی فائدہ بھی ہوا ہے اور پوری دنیا میں پھیلے اوورسیز پاکستانی اور خاص طور پر سکھ سردار بھائیوں میں ان کا پروگرام بہت مقبول ہوا ہے۔ اب میں آپ کو ان کے 5 وہ حقائق بتاؤں گا جن کی وجہ سے انہیں اپنا چینل چھوڑنا پڑا اور یہ پرانی تنخواہ پر کام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ فیکٹ نمبر 1، آفتاب اقبال صاحب کو جس طرح اللہ رب العزت نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، اسی طرح ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں جو کہ مجھ سمیت ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ آفتاب صاحب کے غصے نے انہیں زندگی میں اور اپنی فیلڈ میں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی شخصیت کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو فرینڈ آف نمبر 1 یا اینیمی آف نمبر 1 ٹائپ کے ہوتے ہیں، مطلب ان کے تعلقات ٹاپ لیول پر ہوتے ہیں، چاہے دوستی ہو یا دشمنی۔ ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اسی لیے یہ ہر چینل پر بامشکل 1 سے 1.5 سال نکالتے ہیں اور چینل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک جگہ ٹک کر کام کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، آفتاب صاحب جب سیاسی خبروں پر تبصرہ کرتے ہیں تو اپنی پسند اور خواہش کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلاً وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے لاسٹ الیکشن میں کس پارٹی کو ووٹ دیا تھا اور موصوف کس سیاسی پارٹی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد آپ کا تبصرہ کسی بھی لحاظ سے غیر جانبدار نہیں رہتا، کیونکہ پوری جمہوری دنیا میں سیکرٹ بیلٹ کو بہت مقدم سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی ادارے میں کسی بھی پوزیشن پر بیٹھا شخص اپنے ووٹ کا یوں سر عام اظہار نہیں کرتا، خاص طور پر میڈیا پر بیٹھے شخص کو تو کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کا کام ہی لوگوں میں رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، آفتاب صاحب کے فینز میں مختلف نظریہ اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور ان کا مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے، اس لیے ان کا کھل کر اپنی سیاسی پارٹی کے متعلق بتانا اور پھر سب کو اسی سیاسی پارٹی کی سپورٹ پر قائل کرنا، اس معاملے میں وہ نرگسیت کا شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے سب سے بہتر ہے اور وہ جس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں سب لوگ اب اسی کا ساتھ دیں۔ اس عمل کا ان کو نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں۔ ان کو چاہیے کہ ہر سیاسی پارٹی کی گورننس اور پالیسیز پر کھل کر بات کریں، نہ کہ اپنا وزن کسی ایک سیاسی پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیں۔ فیکٹ نمبر 4، آفتاب صاحب کو کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان عقل کل نہیں ہوتا، اس لیے اپنے کیریئر کے عروج پر پہنچ کر ہر فن مولا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اچھے کامیڈی رائٹر، اینکر یا چلو مان لیتے ہیں کہ ڈائریکٹر بھی ہیں، مگر آپ کسی چینل پر تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے اس چینل کے مالک بن جائیں اور سارے اختیارات اپنے پاس یا اپنی فیملی کے پاس رکھ لیں اور خود اپنے اوپر بہت سا غیر ضروری بوجھ ڈال لیں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ اسی لیے آپ کا چینل شروع دن سے ہی مسلسل نقصان میں رہا اور آپ کو اس کا جلد احساس ہو گیا اور پھر آپ نے انتہائی سمجھداری سے اپنا شیئر نکال کر
1.5 साल बाद ही इस चैनल से अपनी जान छुड़वा ली। फैक्ट नंबर 5, आफताब साहब जिस चैनल पर भी जाते हैं वो चैनल और उस चैनल के प्राइम टाइम एंकर्स बकौल उनके उस वक्त तक नंबर 1 होते हैं जब तक मसूफ वो चैनल छोड़ नहीं देते। आफताब साहब का कॉमेडी प्रोग्राम बिलाशुबा टॉप पर है, मगर आप चैनल के बाकी लोगों को भी अपने मीडिया मालकान की खुशनुदी के लिए गैर ज़रूरी तौर पर प्रमोट करने की नाकाम कोशिश करते हैं। बाज़ दफ़ा आपका रवैया अपने सीनियर आर्टिस्ट के साथ बहुत तलख होता है। कैरियर के शुरू में आपका तबसरा हमेशा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक होता था, मगर अब आप भी अपनी ख्वाहिश पर या हवाओं के रुख पर चलते हैं। बाज़ दफ़ा यूँ मालूम होता है कि आप अपने ओवरसीज़ यूट्यूब व्यूअर्स की ख्वाहिश के मुताबिक तबसरा फरमा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देख कर लगता है कि अब आप अपने प्रोफेशन की बजाय अपने बिज़नेस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब आखिर में मैं आपको आज से 3 साल पहले का वाक़या सुनाता हूँ, जब मैं आफताब साहब को मिलने उनके फार्म हाउस नुमा घर लाहौर गया। इन दिनों आफताब साहब ने अपना नया चैनल लॉन्च किया था। मैं रात को 10 बजे उनके मेन गेट पर पहुंचा। मेन गेट पर मौजूद चौकीदार, जो बज़ाहिर माकूल आदमी दिखाई देता था, उसने मुझे आने की वजह पूछी। मेरे बताने पर उसने कहा कि साहब प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ हैं। मैंने कहा मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। चौकीदार ने मुझे खाना खिलाया। अब ये नहीं पता कि ये हमदर्दी उसने अपनी तरफ से की या आफताब साहब का हुक्म था। इस दौरान मेरी उनके 2 और ख़ास मुलाजमों से भी मुलाकात हो गई। मैंने उनसे आफताब साहब के बारे में पूछा, जो इन्होंने मुझे आफताब साहब के बारे में बताया मैं वो यहाँ आपको बयान भी नहीं कर सकता। अगर बताना चाहूँ तो बहुत कुछ म्यूट करना पड़ सकता है। बहरहाल मुझे उनकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हुआ कि आफताब साहब ने अपने इर्द गिर्द बहुत स्ट्रिक्ट माहौल बना रखा है और इनके मुलाजम इनसे खौफनाक हद तक डरते हैं या कम से कम ऐसा तौसर देने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इतना सख्त माहौल बनाने की उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन इंसान शाइस्ता तरीके से भी अपने हुक्म पर अमल दरामद करवा सकता है। मुझे अजीब लगा उनकी बातें सुनकर और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मुझे उसी आफताब इकबाल साहब के बारे में बता रहे हैं जो प्रोग्राम्स में तो हमेशा बड़े पोलाइट तरीके से गुफ्तगू करते हैं और इसका हमेशा दर्स भी देते हैं। मेरी उनसे वहीं फ़ोन पर बात हुई और इन्होंने मुझे फ़ोन पर ही खुदा हाफ़िज़ कहा और अब शर्फ़ मुलाकात नहीं बख्शा। मुझे इस सारे वाक़े के बाद ऐसा लगा कि ये वो आफताब साहब नहीं हैं जिनको मिलने मैं आया था, बल्कि ये वो आफताब साहब हैं जो अपने फार्म हाउस नुमा घर में नहीं बल्कि एक ऐसी रियासत में रहते हैं जिनके वो बेताज बादशाह और डिक्टेटर हैं। और मेरे ख़यालात उस वाक़े के बाद उनके मुतल्लक़ काफ़ी तब्दील हो गए। वापसी पर मुझे मिर्ज़ा गालिब का ये शेर बहुत शिद्दत से याद आया। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान पर अपनी ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।